हेलो एवरीवन। ये रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2022 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था, ये लेवल 2 का एग्ज़ाम है और उसकी जो शिफ्ट थी वो 4 शिफ्ट थी। इसके सीटीपी के पोर्शन को हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। मींस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्लासेस हैं वो 2025 में जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग चला रहे हैं। आप इन वीडियोस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप प्रिपरेशन को कर भी सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आता है वो मैं आपको डिटेल में बताने का ट्राई करती हूँ, सो डैट इन क्वेश्चंस के थ्रू ही आपकी सीटीपी अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय सब पक्ष शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। डैश को निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। सूक्ष्म प्रणाली, मीजोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, कालक्रम। सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डैश ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हार्वर्ड गार्डनर, फ्रायड, बिने या फिर थर्स्टन। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था अपनी थ्योरी में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। किसने प्रतिपादित किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एल्फ्रेड बिने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। साथ ही साथ जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट था वो भी अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, न्यायता, नियम एवं शर्तें, प्राधिकार। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मान्यता के विधि के अलावा अगर किसी स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसको स्थापित नहीं किया जाता। और जो हमारा आरटीए एक्ट 2009 था वो 86 में संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी और ये हमारे संविधान के 21A आर्टिकल में रखा गया है इस प्रावधान को। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आरटीए एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो टीचर के कार्य करने के जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं? तो उसका राइट आंसर होता है 45 घंटे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को डैश कहा जाता है? अनुगम, विचारण, अनुभूति, प्रेरणा। तो अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो लर्निंग की डेफिनेशन ही ये होता है कि जब हम कोई अनुभव प्राप्त करते हैं उसके द्वारा हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन या फिर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो आरटीए एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आनुवंशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? जीविका विज्ञान, जीवमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन या फिर उपरोक्त सभी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था वो एक बोनस क्वेश्चन था जिसमें सभी को नंबर दिए गए थे। देखिए, आप जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रही थी वही आ गया। आरटीए अधिनियम 2009 में शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करने के निर्देश देता है? 40, 45, 42 या फिर 48। तो अभी आपको मैंने बताया था कितने घंटे? 45 घंटे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र,
वाहिनियाँ, ग्रंथियाँ, दैहिक संरचना या फिर स्थितिजनक संरचना। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्थितिजन्य संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतर, प्रतिपगमन या जैसा पैदा होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रगति। क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध, निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्रित करना, गतिशील दृष्टिकोण। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गतिशील दृष्टिकोण। क्वेश्चन है, परीक्षण की डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता। ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि एक परीक्षण है, ठीक है, उसका दो अलग अलग परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति द्वारा वो परीक्षण कराया गया और जो प्राप्तांक है वो दोनों टाइम सेम आए, तो इट मीन्स क्या है, उस परीक्षण में क्या है, विश्वसनीयता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है 2009, 2012, 2005 या 2010। सो अभी ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले वाला जब क्वेश्चन मैंने आपको डिफाइन किया था तब सारी चीज़ें बताई थी, अब देखिए वही सब चीज़ें रिपीट हो रही है। तो जो आरटी एक्ट था वो कब आया था? 2009 में आया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त बालकों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, समान बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। देखिए, प्रतिस्पर्धा तो हमें करानी नहीं है बच्चों से, और ये भी ध्यान रखना कि बस वो उत्तीर्ण हो जाए। अरे उत्तीर्ण हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या वो जीवन में सफल हो जाएंगे? कितने लोग हैं जो इतनी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, क्या वो सफल हो गए? नहीं हो गए ना। बच्चों को हमें कौशल सिखाना है कि चलो ठीक है, पिछड़ापन है, इसको एक कौशल सिखा दो, सो डैट ये अपने आगे वाले जीवन में इस कौशल को यूज़ करके अपना व्यवसाय चला ले और अपना जीवन गुजार ले। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी, अधिक व्यावसायिक कौशल सिखाने हैं, सो डैट वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है, प्रक्षेपणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम या शास्त्रीय अनुबंधन। सो ये जो पारितोषिक मीन्स पनिशमेंट और रिवॉर्ड के द्वारा सीखने का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इन्होंने ये अपना प्रयोग चूहा और कबूतर के ऊपर किया था, जिसमें से जो चूहा वाला प्रयोग था वो ज़्यादा फेमस हुआ था। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है चेतन, अवचेतन, अचेतन, इड, ईगो, सुपर ईगो, आनंद के सिद्धांत, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। देखिए, जो चेतन, अवचेतन और अचेतन माइंड का कॉन्सेप्ट था वो भी सिगमंड फ्राइड ने दिया था, रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं थी वो भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? व्यक्तित्व की बात की जा रही है। तो सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी के द्वारा 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इड, अहम और परा अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है समस्थितिक, संतुलित, बढ़ावा देना और प्रेरणा। तो क्या कहा जाएगा? हमें क्या करना है? स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा समस्थितिक, ऑप्शन नंबर ए। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वे बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी या फिर बाहरी? देखिए, उसकी जो
वेतन है, सैलरी है, वो तो ज़्यादा नहीं है और काम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कोई और नौकरी भी ढूंढ नहीं रही है क्योंकि उसे बच्चों के संग घूमना फिरना, वो सॉरी घूमना फिरना नहीं, बच्चों का देखभाल करना, उसके संग रहना उसे पसंद होगा। सो किस तरीके से वो मोटिवेटेड है, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, प्रेरणा उसकी कैसी है, आंतरिक रूप से। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिभाशाली की पहचान के लिए हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, माता पिता की राय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण। तो हमें किस चीज़ पे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य प्रतीक में स्वस्थ स्तर को बनाए रखने के लिए मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें से आपको नहीं वाला बताना है। क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉस वर्ड पहेली का पर काम करना, आलसी जीवन शैली, पठन करना। तो देखिए आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो आपको आलसी जीवन शैली को तो नहीं अपनाना होगा, एक एक्टिव जीवन शैली को अपनाना होगा। आपसे यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया था, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविका की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, डार्विन, शेफर, जर्सेड या फिर स्पेंसर। सो ये किसने कहा था, ये कहा था डार्विन ने। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। सो पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 प्रकार के स्टेजेस की बात की थी। सबसे पहली जो स्टेज थी उसका नाम था सेंसरी मोटर स्टेज, मीन्स संवेदी प्रेरक स्थिति। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चौथी थी मूर्त संक्रियात्मक स्थिति और जो लास्ट थी वो थी औपचारिक प्रचालन। तो इसमें से कौन नहीं थी, चक्रीय चक्रण नहीं थी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय चक्रण। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है अधिगम, मानसिक कल्पना, विचारण या फिर संकल्पना। देखिए आप भी कभी कभार कुछ ना कुछ चिंतन करते होंगे तो आपके फ्रेंड आपसे पूछते हैं कि यार तू क्या विचार कर रहा है, क्या थिंकिंग कर रहा है अपने माइंड में। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विचारण मीन्स थिंकिंग। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र हमें सबको पता है क्या होता है, MA/CA इंटू 100। MA का मीन्स है मेंटल एज, CA का मीन्स है क्रोनोलॉजिकल एज। और ये जो फॉर्मूला था वो टर्मन ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, टर्मन के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन रीट में 102 बार आप पूछा गया है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MA/CA इंटू 100। आत्मसातकरण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर से में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूलन होना, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए आत्मसातकरण क्या होता है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट था उसका उपयोग पियाजे ने अपनी थ्योरी में किया था। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, या सिद्धांत शिक्षक उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक, या फिर महत्व शिक्षक वस्तुनिष्ठ। तो देखिए शिक्षा की क्रिया में 3 महत्वपूर्ण जो आधार हैं, तो पहला तो होगा टीचर, फिर क्या होगा हमारा स्टूडेंट, और फिर क्या होगा हमारा करिकुलम। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। इसमें से जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर होता है, छात्र आश्रित चर होता है और पाठ्यक्रम हमारा मध्यम चर होता है। इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी रीट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया कहते हैं पढ़ने में कठिनाई, गणित समस्या में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई, प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो डिस्लेक्सिया हम किसे कहते हैं, पढ़ने में कठिनाई को कहते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब हमें गणित में समस्या आती है तो उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया, जब लिखने संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे हमें कहते हैं डिस्ग्राफिया। इसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। और जब गणित में समस्या होती है कोई तो उसे हम कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। ये डैश प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है।
कथात्मक संप्रत्य परीक्षण मतलब कि टैट, भूमिका निर्वाह, रोशॉक या फिर नाटकीय प्रस्तुति। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? टैट में किया जाता है, मतलब कि कथात्मक संप्रत्यण परीक्षण में। इसमें बच्चों को कुछ कार्ड दिखाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कहानी बनाने को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? नहीं वाली पूछिए। व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीक, वस्तु सूची तकनीक या फिर निर्धारण मापनी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्धारण मापनी मीन्स रेटिंग स्केल। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता या फिर तीव्र मंदता। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तीव्र मंदता। आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं वो ऑफिशियल आंसर की के थ्रू बताए हैं। सो आप लोग ये डाउट मत रखिएगा कि ये वाला आंसर सही नहीं है, वो वाला आंसर ठीक है। जो बोर्ड ने आपको आंसर बताए, आंसर की रिलीज़ की थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बताए हैं। सो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रीट एग्ज़ाम। बाय एंड हैव अ गुड डे।